वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से LNIS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों हमारी जो यूपीएससी मेंस का जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 नीतिशास्त्र सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता, इसकी जो क्लासेज चल रही है दोस्तों, उसमें हम अब तक देख चुके हैं। देखिए ये वाले देख चुके हैं हम, सिलेबस देखा था, उसकी कुछ इंपॉर्टेंस देखी थी, फिर बेसिक्स ऑफ एथिक्स देखा था, फिर नीतिशास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध वाला जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है। फिर हमने मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व देखा, उसके निर्धारक देखे, 1 सेकंड, निर्धारक देखे और फिर उसके परिणाम देखे। आज दोस्तों हम देखेंगे नीतिशास्त्र के आयाम, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, कि नीतिशास्त्र के क्या क्या आयाम हैं, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स क्या हैं। तो देखिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखो अगर हम बात करें बहुत ही एज ए लेमेन समझो, आयाम का आशय क्या है, यानी कि डायमेंशंस क्या होता है, आयाम का आशय क्या है दोस्तों। तो आयाम का आशय है कि उसका विस्तार कहां तक है, उसका विस्तार कहां तक है, उसका यानी क्षेत्र क्या है, उसका एरिया क्या है, कहां तक वो फैला हुआ है, उसका एक्सटेंशन कहां तक है। यही तो होता है आयाम। किसी भी चीज का हम आयाम देखें तो क्या देखते हैं कि उसका विस्तार कहां तक है, उसका एरिया क्या है, वो कहां तक फैला हुआ है, उसका एक्सटेंशन क्या है। तो आई मीन डायमेंशन जो है, आयाम जो है। तो अब हम देखते हैं, मान लीजिए कि अब हम नीतिशास्त्र के आयाम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नीतिशास्त्र के आयाम की अगर बात करें कि एथिक्स कहां तक विस्तृत है, एथिक्स का जो क्षेत्र है वो कहां तक फैला हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको बता दें, आजकल के अगर टाइम में देख रहे हैं दोस्तों, तो नीतिशास्त्र का संबंध ना मानव के लगभग सभी क्षेत्रों से है। मानव के जीवन से संबंधित, मानव के जीवन से संबंधित लगभग सभी क्षेत्रों से नीतिशास्त्र की व्यापकता है, यानी नीतिशास्त्र यहां तक प्रसारित है। फिर आप देखोगे दोस्तों आज के टाइम पे जो भी मान लीजिए विश्व की, संसार की, दुनिया की, मतलब जो भी अगर कोई बड़ी से बड़ी समस्या भी है ना, बड़ी से बड़ी अगर कोई समस्या है तो उसका हम क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे, बड़ी से बड़ी समस्या का दोस्तों नीतिशास्त्रीय समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका नीतिशास्त्रीय इथिकली रूप से उसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर, ठीक है। तो इसमें देखो कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या है, 1 सेकंड, कोई भी दुनिया की हम बड़ी से बड़ी समस्या देखें, बड़ी से बड़ी समस्या, अब कोई भी समस्या है उसका समाधान देखते हैं। अब समाधान दो हो सकते हैं, एक तो वैज्ञानिक समाधान हो सकता है किसी भी समस्या का, वैज्ञानिक समाधान, और आजकल जो हम देख रहे हैं दोस्तों वो है नीतिशास्त्रीय समाधान। हम हर समस्या का नीतिशास्त्र के अनुसार समाधान देख रहे हैं, नीतिशास्त्रीय समाधान देख रहे हैं। अब वैज्ञानिक समाधान है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आजकल की एक समस्या का अगर एग्जांपल लें तो पर्यावरणीय असंतुलन एक समस्या बना हुआ है, पर्यावरणीय असंतुलन, पॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर इसके समाधान में हम बात करें वैज्ञानिक समाधान की, तो ये डायरेक्ट बताता है हमको कि ये करना है, आपको ये करना है, इसकी रोकथाम के लिए ये करना है। पर्यावरणीय संतुलन की अगर वैज्ञानिक समाधान की बात करें तो ये बता देगा डायरेक्ट आपको ये करना है। बट नीतिशास्त्रीय समाधान हमको क्या बताएगा इसका दोस्तों, नीतिशास्त्रीय समाधान बताएगा कि अब आगे आपको क्या करना चाहिए जिससे ये समस्या आए ही नहीं, ये समाधान देगा नीतिशास्त्रीय। तो अब हम बात करें अब नीतिशास्त्र के जो डायमेंशन है, तो हमने देखा कि मानव जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में ये व्यापक है, इसकी व्यापकता है। अब देखो
हम इसके डायमेंशंस को देखें तो हम 3 भागों में लगभग इसको देखेंगे, इसको क्लास को हम 3 भागों में आगे बढ़ाएंगे। देखो पहला डायमेंशन होगा दोस्तों इसका नॉर्मेटिव एथिक्स, मानकीय नीति शास्त्र, नॉर्मेटिव एथिक्स। दूसरा अगर देखते हैं दोस्तों तो अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र, अप्लाइड एथिक्स। और तीसरा है हम देखेंगे मेटा एथिक्स, अधिनीति शास्त्र। गुड आफ्टरनून सर, यहाँ क्लास, हाँ यहाँ भी होगी, ठीक है। नॉर्मेटिव एथिक्स में हम क्या क्या देखेंगे, 3 चीजों को पढ़ेंगे दोस्तों, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे परिणाम सापेक्ष नैतिकता, परिणाम सापेक्ष नीति शास्त्र, फिर देखेंगे परिणाम निरपेक्ष नीति शास्त्र, और फिर देखेंगे सद्गुण नीति शास्त्र। टेलीलॉजिकल एथिक्स, डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स एंड वर्च्यू एथिक्स, ये 3 को हम अभी कवर करने वाले डिटेल में। और जो अप्लाइड एथिक्स है, अप्लाइड एथिक्स को हम बात करते हैं जो अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र में, इसको हम 2 पार्ट में देखेंगे। कुछ मुद्दे हैं अप्लाइड एथिक्स में, कुछ मुद्दे आ जाते हैं नैतिक मुद्दे, जैसे कि शरणार्थी समस्या एक मुद्दा बना हुआ रहता है, गर्भपात, लिंग परीक्षण, मृत्युदंड, सरोगेसी, क्लिनिकल ट्रायल भी है इसके अंतर्गत, क्लिनिकल ट्रायल है ना। और अगर फिर जो अप्लाइड एथिक्स है इसके विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो हम देखो मीडिया एथिक्स आ जाता है इसमें, मेडिकल एथिक्स आ जाता है, पर्यावरण एथिक्स आ जाता है, प्रशासकीय एथिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, मीडिया एथिक्स, मेडिकल एथिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट एथिक्स, ये अप्लाइड एथिक्स के विभिन्न क्षेत्र आ जाते हैं। वहीं जो अपना जो मेटा एथिक्स है इसमें दोस्तों नैतिक शब्दों का स्पष्टीकरण हम करते हैं। देखो अब तीनों को हम डिटेल में देखने वाले हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे नॉर्मेटिव एथिक्स की, मानकीय नीति शास्त्र क्या है और इसकी जो 3 अलग अलग इसके अंतर्गत नीति शास्त्र हैं। देखो अगर नॉर्मेटिव एथिक्स में आपको बताऊं दोस्तों कि मानकीय नीति शास्त्र क्या है, इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ नैतिक नियमों, कुछ सिद्धांतों और मानकों, इनकी स्थापना की जाती है। देखो नाम से ही पता लग रहा है, नॉर्म्स, कुछ नॉर्म्स बनाए जाते हैं, नियम सिद्धांत, कुछ मानक बनाए जाते हैं, और उनके आधार पर फिर क्या करते हैं भाई, मानव का कौन सा कर्म, कौन सा आचरण उचित है ये बताते हैं, और कौन सा आचरण उसका अनुचित है ये हम निर्धारित करते हैं इन मानकों और इन नियमों के आधार पर। और ये क्यों करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, जिससे दोस्तों मैंने पहले भी बताया था आपको, जिससे व्यक्तिगत हितों और जो सामाजिक हित हैं, यानी पर्सनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट, इनमें सामंजस्य बना रहे, व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित जो है इनमें सामंजस्य बना रहे, और एक सुखद मानवीय जीवन की स्थापना हो। ये हमारे जो नॉर्मेटिव एथिक्स है इसका उद्देश्य है। गुड आफ्टरनून सर, एक बार दोबारा समझा दीजिए, 1 मिनट आप रिवाइज करके देख लीजिएगा दोबारा, कौन सी चीज समझ में नहीं आई बताइए, बता देता हूँ। बाकी वीडियो को आप दोबारा जाके देख सकते हैं, टॉक्स विद अरविंद, ठीक है। देखो दोबारा बताता हूँ, नॉर्मेटिव एथिक्स की बात कर रहे हैं, मानकीय नीति शास्त्र, इसमें क्या करते हैं, कुछ नैतिक सिद्धांतों, कुछ नियमों, कुछ मानकों की स्थापना की जाती है, जिसके आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि मानव का ये कर्म उचित है और ये कर्म अनुचित है, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, जिससे व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित जो है उनमें सामंजस्य बना रहे और सुखद मानवीय जीवन की स्थापना हो, ठीक है। और इससे पहले वाला हमने ये देखा था कि जो नीति शास्त्र के डायमेंशन है उनको हम 3 पार्ट में देखेंगे, पहले वाला स्टार्ट किया है, ठीक है। अब इसमें देखो दोस्तों, ये तीनों जो है ना, टेलीलॉजिकल एथिक्स, डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स और वर्च्यू एथिक्स, इन तीनों को अब आराम से ध्यान से समझना, तीनों में डिफरेंस आपको पता हुआ होना चाहिए, ठीक है। देखो परिणाम सापेक्ष जो नीति शास्त्र है ना, सुखवाद, ये हम इस पर डिस्कशन कर भी चुके हैं पिछली क्लास में। देखो सुखवाद, उपयोगितावाद, ऐसे कुछ सिद्धांत है दोस्तों जो टेलीलॉजिकल जो एथिक्स है, जो परिणाम सापेक्ष नीति शास्त्र है, यानी जिसको परिणामवादी नीति शास्त्र भी कहते हैं, ये इसको मानते हैं। सुखवाद, उपयोगितावाद, परिणाम सापेक्ष नीति शास्त्र को मानते हैं, इसको परिणामवादी नीति शास्त्र भी कहते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, मान लीजिए मानव का कोई कर्म है, कोई आचरण है, ठीक है, उसको बताना है कि ये मानव का कर्म उचित है और ये मानव का कर्म अनुचित है। तो टेलीलॉजिकल वाले क्या बोलेंगे, वो परिणाम के आधार पर देखेंगे, रिजल्ट के आधार पर देखेंगे, और वो क्या कहेंगे, अगर आपका रिजल्ट अच्छा है, आपका परिणाम अच्छा है, यानी अंत भला तो सब भला, अगर आपका परिणाम अच्छा है तो वो कर्म उचित है। टेलीलॉजिकल एथिक्स ये कहेगी
जिसमें सुखवाद और उपयोगितावाद दोनों को देख चुके हैं। और इसको हम जो टॉपिक नंबर 5 है, भारत एवं विश्व के नैतिक विचारक और दार्शनिक, और डिटेल में पढ़ेंगे, सुखवाद को भी उपयोगितावाद को भी। ठीक है, तो ये क्या कहता है टेलीलॉजिकल एथिक्स की, जो कर्म कर रहे हो कौन सा कर्म उचित है कौन सा कर्म अनुचित है, डिसाइड करेगा आपका परिणाम, रिजल्ट डिसाइड करेगा। रिजल्ट अच्छा है बोल देंगे आपका कर्म उचित है, रिजल्ट अच्छा नहीं है बोल देंगे आपका कर्म अनुचित है। गेटिंग माय पॉइंट? देख लूंगा, हाँ देख लेना पीछे करके। तो ये बोल रहा है टेलीलॉजिकल जो एथिक्स है। अब डियोंटोलॉजिकल क्या बोलता है, देखो। अब डियोंटोलॉजिकल के जो समर्थक है ना दोस्तों, इमैनुअल कांट, बहुत ही बेहतरीन फिलोसफर है, जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट। 5वें टॉपिक में इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इनके नीति शास्त्र को, कि इमैनुअल कांट का नीति शास्त्र क्या कहता है। अब ये क्या है, ये परिणाम निरपेक्ष है डियोंटोलॉजिकल। ये क्या कहता है, समझना ध्यान से, मानव का कोई कर्म है, ठीक है, कौन सा कर्म उचित है और कौन सा कर्म अनुचित है, ये इसका निर्धारण किससे कर रहा है, ये परिणाम से इसका निर्धारण नहीं करता है, ये याद रखना। पहले वाला कर रहा था रिजल्ट के आधार पर, ये वाला, और आजकल का समाज भी इसी को मानता है लगभग। बट कांट क्या कह रहे, यानी कि डियोंटोलॉजिकल एथिक्स क्या कह रहा है कि भाई आपका कर्म उचित है या अनुचित है, इसको रिजल्ट से डिसाइड नहीं करेंगे हम, परिणाम से डिसाइड नहीं करेंगे। इसमें कांट कहते हैं आपका जो भी कर्म है ना, जो भी आपका कर्तव्य है, जो भी आपका कर्तव्य है, उस कर्तव्य को आप कर्तव्य के लिए कीजिए, ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक। आप कर्तव्य को अपने कर्तव्य के लिए कीजिए। यानी आया समझ में? यानी कि इसमें कांट कह रहे हैं दोस्तों, आप जो भी काम कर रहे हो ना, जो कुछ भी कर्म कर रहे हो, उसका रिजल्ट मत देखो। यानी कि अगर हम थोड़ा थोड़ा देखें ना, तो ये हमारी जो गीता दर्शन है ना, उससे थोड़ा थोड़ा मैच करता है कांट का डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। ये कह रहे हैं कि आप परिणाम को मत देखो, कोई भी आप जो कर्म कर रहे हो उसमें आप रिजल्ट मत देखो। जो भी आप कर्म कर रहे हो उसको आपका कर्तव्य मानकर कर्तव्य के लिए कीजिए। जो भी कर्म कर रहे हो उसको अपना कर्तव्य मानकर उसका संपादन कीजिए। जैसे कि इसको फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए डियोंटोलॉजिकल एथिक्स को, जैसे कि आपको सत्य बोलना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों? आपको सत्य बोलना है, ठीक है। अब आपके सत्य बोलने से, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आपके सत्य बोलने से 10 लोगों की मृत्यु हो सकती है, 10 लोगों को मृत्यु हो सकती है आपके सत्य बोलने से। तो कांट यहां पर क्या कहते हैं कि अब चाहे 10 लोगों की मृत्यु हो या कुछ भी हो, आपको सत्य बोलना है। यानी कि आप रिजल्ट की परवाह मत कीजिए कि 10 लोग बचेंगे या जिंदा रहेंगे, आप सत्य बोलिए। ये कह रहे हैं कांट। 1 सेकंड, ये क्या आ गया, ठीक है। कांट क्या कह रहे, देखो कांट कह रहा है, इमैनुअल कांट डियोंटोलॉजिकल एथिक्स कह रही है आपको सत्य बोलना है, तो आप सत्य बोलिए। यानी आपको जो करना है वो कीजिए, आप परिणाम को मत देखिए उसका परिणाम क्या रहेगा। फॉर एग्जांपल अभी हम देख रहे थे कि अगर आपके सत्य बोलने से 10 व्यक्तियों की मृत्यु भी होती है तो भी आप सत्य बोलिए, आप रिजल्ट की परवाह मत कीजिए, ठीक है। आप अपने कर्तव्य को कर्तव्य के लिए कीजिए, ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, कर्तव्य को कर्तव्य के लिए कीजिए। ये है डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, और डिटेल में 5वें टॉपिक में इसको और भी पढ़ेंगे हम। अभी फॉर टाइम बीइंग इसको यह समझ लीजिए, विराज परिणाम, ठीक है। परिणाम अब हमने टेलीलॉजिकल देख लिया, डियोंटोलॉजिकल देख लिया। अब बात करें अगर हम वर्च्यू एथिक्स की, वर्च्यू एथिक्स क्या कहता है, सद्गुण नीति शास्त्र। देखो सद्गुण नीति शास्त्र क्या कहता है, इसको ना मानने वाले कौन कौन है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ऐसे जो दार्शनिक है ना, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये तीनों वर्च्यू एथिक्स को मानते हैं, सद्गुण नीति शास्त्र को। और ये क्या कहते हैं, इसको मिटा देता हूं, वर्च्यू एथिक्स क्या कहता है, देखो वर्च्यू एथिक्स, सद्गुण नीति शास्त्र, ये क्या कह रहे हैं पता है, देखो ये कह रहे हैं कि
आप कर्म कर रहे हो, ठीक है। अब आपका कर्म, कौन सा कर्म आपका उचित है, कौन सा कर्म आपका अनुचित है, ये रिजल्ट, ये परिणाम नहीं डिसाइड करेगा। टेलीलॉजिकल क्या बोल रहा था, परिणाम ही डिसाइड करेगा। डियोंटोलॉजिकल क्या बोला, परिणाम डिसाइड नहीं करेगा, कर्तव्य को कर्तव्य की तरह, कर्तव्य को कर्तव्य के लिए करो, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं सद्गुण नीति शास्त्र वाले, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, वर्च्यू एथिक्स में, कि ये बोल रहे हैं कि जो करता है, ठीक है, ये करता है, कोई जो कर्म को कर रहा है और कर्ता कर्म कर रहा है, ठीक है, अब उसका वो कर्म उचित करेगा या अनुचित करेगा, ये कर्ता कर्म को उचित करेगा या अनुचित करेगा, ये डिसाइड कौन करेगा, ये दोस्तों वर्च्यू एथिक्स बोल रहा है, ये कर्ता का चरित्र इसको डिसाइड करेगा, कर्ता का चरित्र। अगर ये क्या कहते हैं, अगर ये जो करता है, जो इस कर्म को कर रहा है, अगर ये सद्गुणी व्यक्ति है, ये सद्गुणी है, यानी कि चरित्रवान व्यक्ति है, तो ये जो भी काम करेगा ना वो उचित ही करेगा, ऐसा मानता है वर्च्यू एथिक्स। और मान लीजिए जो करता है ये कोई दुर्गुणी व्यक्ति है, कोई दुर्गुणी व्यक्ति है, तो ये क्या मानते, तो ऐसा व्यक्ति अनुचित ही कार्य करेगा। यानी कि ये नैतिकता के निर्धारक किसको मान रहे, कर्ता के चरित्र को, जो कार्य कर रहा है उसके चरित्र को ये मान रहे नैतिकता का निर्धारक, वर्च्यू एथिक्स वाले। तो ये तीनों हो गए दोस्तों हमारे, टेलीलॉजिकल, डियोंटोलॉजिकल और वर्च्यू एथिक्स। तीनों में अंतर देखो, एक बार और देख लीजिए तीनों को। टेक्निकल एरर आ रही है दोस्तों, चलो ऐसे ही बता देता हूं। टेलीलॉजिकल एथिक्स क्या बोल रहा था, परिणाम आपका डिसाइड करेगा, सुखवाद और उपयोगितावाद, ठीक है। डियोंटोलॉजिकल क्या बोल रहा था कि परिणाम ये डिसाइड नहीं करेगा आपका कौन सा काम उचित है और कौन सा अनुचित है। और वर्च्यू एथिक्स क्या बोल रहा है कि कर्ता का जो चरित्र है ना वो डिसाइड करेगा कि ये कर्म उचित है और ये कर्म अनुचित है, ठीक है। आया समझ में। तो ये हमने देखा टेलीलॉजिकल एथिक्स, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स और वर्च्यू एथिक्स। नॉर्मेटिव जो एथिक्स है, नीति मान के जो नीति शास्त्र है, उसके तीन जो पार्ट थे वो देखे। अब अगला आ जाता है एप्लाइड एथिक्स, अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र। अब ये क्या है, अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र क्या है, इसमें क्या करते हैं, कुछ तात्कालिक महत्व के, यानी रिसेंटली जो इंपॉर्टेंस रखने वाले कुछ व्यावहारिक समस्या हैं या कुछ व्यावहारिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों का हम नैतिक समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। एप्लाइड एथिक्स में क्या करते हैं, इसमें तात्कालिक महत्व की व्यावहारिक समस्या और मुद्दों का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। नॉर्मेटिव साइंस में क्या कर रहे थे, कुछ नियम, सिद्धांत, कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ मानक बना रहे थे, जिसके आधार पर हम मानव के कर्मों को उचित और अनुचित के रूप में निर्धारित कर रहे थे। ये क्या कर रहा है, जो व्यावहारिक समस्याएं, व्यावहारिक मुद्दे हैं, उनका नैतिक समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहा है। इसमें नैतिक रूप से व्यक्ति को हम जागृत करके ज्वलंत मुद्दों पर उसकी नैतिक सोच विकसित की जाती है। यानी कि जो भी अभी देखेंगे कौन कौन से मुद्दे चलते रहते हैं, उन पर हम किसी भी व्यक्ति की नैतिक सोच को डेवलप करेंगे। इसमें व्यक्ति की नैतिक चेतना का विकास होता है। यह है एप्लाइड एथिक्स। अब इसमें हम कुछ नैतिक मुद्दे देखेंगे, फिर इसके क्या क्या क्षेत्र हैं वो हम देखेंगे। अगर मुद्दों में दोस्तों हम बात करें तो देखिए, हम मृत्युदंड की बात करें, कैपिटल पनिशमेंट। अब कैपिटल पनिशमेंट के बारे में देखो, कुछ लोग इसके पक्ष में तर्क देते कि भाई कैपिटल पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, कुछ लोग बोलते नहीं दिया जाना चाहिए। गांधी, कुछ मानववादी विचारक ये कहते हैं कि नहीं, मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। अब पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं मृत्युदंड के, भाई ये कहते हैं कि अपराधी को क्रूर या कोई घृणित अपराध वो किया है उसने, तो जो क्रूर या घृणित अपराध करने का हमेशा के लिए स्कोप खत्म हो जाता है। मीन्स वो जो व्यक्ति, मान लीजिए उसको हम जिंदा छोड़ दे, हो सकता है वो रिपीट करे, जो उसने क्रूर अपराध किया है ऐसे और भी रिपीट कर सकता है वो, तो हमेशा के लिए ऐसी जो ऑप्शन है वो क्लोज हो जाते हैं, ये पक्ष वाले कहते हैं। और कहते हैं कि भाई इससे क्या होता है, मृत्युदंड देने से अन्य व्यक्तियों में भी भय बनता है, तो ऐसे कृत्य करने से, कुछ घृणित अपराध करने से बचते हैं, कोई नहीं करता है। फिर ये कहते हैं कि भाई मृत्युदंड अगर नहीं हो ना तो समाज में अपराधों में वृद्धि हो जाएगी, इसके पक्ष में कुछ ऐसे तर्क दिए जाते हैं। फिर विपक्ष वाले क्या कहते हैं, विपक्ष वाले कहते हैं कि जीवन का जो आधारभूत मूल्य है ना वो जीवन जीना है, और मृत्युदंड क्या करता है, मृत्युदंड इस पर प्रहार करता है। और ये भी कहते हैं कि मान लो जो जीवन, जो राज्य है, जो स्टेट है, वो जीवन नहीं दे सकता,
तो भाई वो जीवन किसी का ले भी नहीं सकता, जो बोलते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। फिर और क्या इसमें कहते हैं कि भाई न्यायाधीश जो होता है, जो ये वर्डिक्ट देता है कि इसको मृत्युदंड दिया जाए, वो भी मनुष्य होता है, उससे त्रुटि हो सकती है। तो अगर ऐसी त्रुटि हो गई, मान लीजिए इन फ्यूचर वो जो उसका वर्डिक्ट था वो रिवाइज किया गया और उसमें पता लगा कि वो व्यक्ति उसमें दोषी था ही नहीं, तो ऐसी जो संभावना है न्याय की, जो त्रुटि को दूर किया जा सकता है, तो मृत्युदंड दे दिया तो वो सदा के लिए समाप्त हो गई, विपक्ष वाले ये कहते हैं। और अपराधी में सुधार की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। गांधी कहते हैं कि जब अपराधी को मृत्युदंड ही दे दिया तो उसको आपने सुधार का मौका तो दिया ही नहीं ना। और ये क्या है, कैपिटल पनिशमेंट। गांधी कहते हैं कि आंख के बदले आंख ले रहे हो आप। उसने अगर मान लीजिए कुछ किया है तो आप, उसने आंख फोड़ी तो आपने उसकी आंख फोड़ रहे हो। ये इसके विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं। अपराधी का परिवार पीड़ा से गुजरता है, समाज। फिर ये भी कहते हैं कि भाई समाज में अपराधों की वृद्धि हो ऐसा ठीक नहीं है। ये वाले कह रहे थे ना अगर मृत्युदंड नहीं हो तो समाज में अपराधों की वृद्धि हो गई, ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों नॉर्वे जैसे जो देश है ना, नॉर्वे, स्वीडन, वहां पर कैपिटल पनिशमेंट के प्रावधान नहीं है, नहीं दिया जाता है, तो वहां पर अपराध की दर हमारे यहाँ से तो कम है। इनका ये कहना ठीक है। और दोस्तों अगर भारत में हम बात करें, भारत में मृत्युदंड की क्या स्थिति है, तो भारत में दोस्तों जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में मृत्युदंड दिया जा सकता है। ये एक नैतिक मुद्दा है अप्लाइड एथिक्स के अंतर्गत। अगला देखते हैं, देखिए गर्भपात। अब गर्भपात है मान लीजिए, अब इसमें दो अति हो सकती है। एक तो हो सकता है भाई गर्भपात की जो परमिशन है वो किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जाएगी, किसी भी परिस्थिति में परमिशन नहीं दी जाएगी, गर्भपात नहीं करवा सकते। एक ये हो सकता है कि जब भी जरूरत हो, सामान्य परिस्थितियों में भी, यानी कि आराम से परमिशन है। दो अति हो सकती है इसमें। अब आयरलैंड जैसे देशों में है कि गर्भपात की परमिशन नहीं है। बट अब यह क्या दिक्कत हो सकती है दोस्तों, मान लीजिए कोई मदर है, अब उसको कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिससे अगर वो उसको कंटिन्यू रखे अपनी प्रेगनेंसी को, तो हो सकता है उसकी लाइफ की बात आ जाए, उसकी जान चली जाए। तो ऐसे केस में तो परमिशन देनी चाहिए ना। और ऐसे केसों में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल आराम से इजीली परमिशन मिल रही है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो क्या नीति शास्त्र क्या कहता है भाई, कोई मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। मध्यम मार्ग यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां गर्भपात कराना जरूरी है, कोई मेडिकल इश्यू है, तो हम करवा सकते हैं। क्या नैतिक मापदंड ये तय नहीं करेंगे कितना देना है दंड, कितना नहीं देना है, करेंगे। ठीक है, ये गर्भपात वाला इश्यू है। अगला देखिए जैसे लिंग परीक्षण है। अब मान लीजिए लिंग परीक्षण की भी वही, इसमें भी दो स्थिति बन सकती है। एक तो ऐसा हो कि भाई किसी भी स्थिति में हम लिंग परीक्षण की परमिशन नहीं देंगे, आप लिंग परीक्षण करा ही नहीं सकते, किसी भी स्थिति में नहीं करने देंगे। एक ये है कि आसानी से फैसिलिटी अवेलेबल है, आप आसानी से लिंग परीक्षण करवा सकते हैं। अब लिंग परीक्षण करने ही नहीं देंगे तो इसमें भी इश्यू है। अब हो सकता है किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, वही सेम प्रॉब्लम, किसी की जान को खतरा हो, तो वही मध्यम मार्ग। भाई कुछ परिस्थितियों में लिंग परीक्षण की परमिशन दी जानी चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए उतने आसानी से दिया जा सके। ये लिंग परीक्षण के बारे में। अगला देखिए शरणार्थी वाली समस्या, ये देखो वैश्विक स्तर पर बनी रहती है। अब इसमें क्या समस्या है, इसमें भी दो एक्सट्रीम हो सकते हैं। एक एक्सट्रीम हो सकता है कि ओपन छूट है शरणार्थियों के लिए, खुला है कि जितने भी शरणार्थी आने चाहते हैं आ जाओ, कोई रोक नहीं है। दूसरा ये है कि हम शरणार्थियों को एंट्री नहीं करने देंगे किसी भी हाल में, एक ये हो सकता है। अब इसमें क्या दिक्कत होगी, आपने अगर ओपन रखा हुआ है, कोई भी जिसको भी रिफ्यूजी जो भी आने हमारे देश के अंदर एंट्री कर सकते हैं, तो भाई देश की आंतरिक सुरक्षा को इश्यू आ सकता है ना। देश की आंतरिक सुरक्षा, अखंडता प्रभावित हो सकती है। क्यों? क्योंकि कुछ टेररिस्ट, कुछ आतंकवादी, कुछ ऐसे लोग एंट्री ले सकते हैं ना रिफ्यूजी के बहाने, तो उससे हमारे आंतरिक सुरक्षा को खतरा होगा। और ऐसा हो कि भाई हम बिल्कुल एंट्री नहीं दे, तो इससे क्या होगा भाई, वैश्विक परिदृश्य पे जो हमारा गैर मानवीय चेहरा है वो सामने आएगा, गैर मानवीय फेस चेहरा हमारा सामने आएगा कि भाई इतना भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या, वही मध्यम रास्ता निकालिए कुछ भाई, हो इनको अल्पकाल के लिए कोई किसी क्षेत्र विशेष में कहीं इनके लिए सुविधा देकर इनको रख दिया जाए अल्पकाल के लिए। बाद में जब इनका कोई सॉल्यूशन निकल जाए तो इनको अपने देश या वापस जहां ये जाना चाहते हैं सुरक्षित, वहां इनको भेज दिया जाए।
तो ये शरणार्थी समस्या वाले इशू है, अप्लाइड एथिक्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ये विभिन्न क्षेत्र जो है अप्लाइड एथिक्स के। मीडिया एथिक्स की बात होती है, भाई मीडिया को कैसे कार्य करना चाहिए, लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ बोला जाता है, फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। मेडिकल एथिक्स की बात होती है, क्लिनिकल ट्रायल हो गया, अभी कोरोना में कई सारे वैक्सीनेशन के इशू आए थे, मेडिकल एथिक्स की बात करते हैं अप्लाइड एथिक्स में। इन्वायरमेंटल एथिक्स की बात करते हैं, पर्यावरणीय एथिक्स की। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स की बात करते हैं, बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं, कॉर्पोरेट एथिक्स, ऐसे नारीवादी एथिक्स, एक नारीवादी एथिक्स भी है, एक अंतर्राष्ट्रीय एथिक्स भी है। ये सारे इसके विभिन्न क्षेत्र हो जाते हैं अप्लाइड एथिक्स के। अंतर्राष्ट्रीय एथिक्स, ये हो गए दोस्तों अप्लाइड एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स देखा और अप्लाइड एथिक्स देखा। अब देखते हैं हमारा जो तीसरा था मेटा एथिक्स, अधिनीति शास्त्र। अब मेटा एथिक्स क्या है दोस्तों? मेटा एथिक्स जो है ना, ये नीति शास्त्र की एक नवीन शाखा है। और इसमें पता क्या करते हैं, जो नॉर्मेटिव साइंस ने हम देख रहे थे ना, नॉर्मेटिव साइंस में कुछ नियम, कुछ विनियम, कुछ सिद्धांत, कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ मानक तय किए जाते हैं। तो मानकीय नीति शास्त्र के द्वारा जो तय किए गए हैं ना, जो स्थापित है, जो स्वीकृत जो नैतिक नियम या सिद्धांत है, उनका दोस्तों विश्लेषण, आलोचनात्मक और स्पष्ट अध्ययन किया जाता है मेटा एथिक्स में, अधिनीति शास्त्र में। जैसे कि भाई शुभ क्या है, ये मेटा एथिक्स बताएगा, उचित का अर्थ क्या है, कर्तव्य क्या है, ये सब जो है इनको स्पष्ट किया जाता है मेटा एथिक्स के अंतर्गत। और इसको क्या कहते हैं, इसे विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों देखे हमने नीति शास्त्र के आयाम। अस्थायी घर जैसे जैसलमेर में दिए थे रिफ्यूजीज के लिए, हाँ, टॉक्स विद अरविंद, हाँ सही बात है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने देखे, आज हमने डायमेंशंस ऑफ एथिक्स देखा। कल हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।